चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं एनसीपी पे। एनसीपी क्या होता है? एनसीपी होता है नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, अब नर्सिंग केयर प्लान में क्या होता है, ये डिफरेंट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप सेकेंड ईयर में हो, मतलब हायर थर्ड ईयर में, ये डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो एग्जामिनर आपसे किस पे पूछता है? वोमिटिंग, डायरिया और क्या देगा वो वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यूरिन इनकंटिनेंस, यूरिन नहीं आ रहा अच्छे से पेशेंट को, वो ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है। फंडामेंटल के एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एनसीपी का, तो अच्छे से समझ लो। तो इसमें ज़्यादातर या तो वोमिटिंग पे पूछा जाता है या डायरिया पे पूछा जाता है या यूरिन इनकंटिन्यूस। आपको बोला जाएगा कि ये पेशेंट है एक, इसको डायरिया हो रखा है, आप इसके लिए एक नर्सिंग केयर प्लान रेडी करो। तो नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। तो बहुत इजी होता है नर्सिंग केयर प्लान बनाना, आप अच्छे से समझ लो, देख लो। इसके 5 या 6 स्टेप होते हैं, कई 7 लेते हैं, कई 8 लेते हैं, कई सिर्फ 5 ही स्टेप लेते हैं। मैं तुम्हें जिस तरीके से समझा रही हूँ ये बिल्कुल करेक्ट भी है और हम लोग भी ऐसे ही बनाते हैं, और हमारे से जो सीनियर थे उन्होंने भी ऐसे ही बनाया और हमारे टीचर्स ने भी ऐसे ही बनाया। तो देख लो बच्चों, पहले जो होता है वो होता है हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा डायग्नोस, तीसरा गोल प्लानिंग, फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन, फिर होता है इवैल्यूएशन। ये 6 स्टेप होते हैं बेसिक, जो किसी भी हमें एनसीपी, कोई भी एनसीपी बनाना है तो हमें ये स्टेप याद जरूर रखने हैं। अगर तुम्हें ये स्टेप याद है तो तुम आराम से एनसीपी बना लोगे। तो पहले होता है ये तुम्हें याद करने हैं सारे स्टेप्स, ठीक है। अब असेसमेंट में 2 टाइप से होता है। असेसमेंट 2 टाइप से होगा, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और एक होगा ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा, जो पेशेंट जब हमारे पास आया है और वो बोलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मतलब पेशेंट ने जो कहा है वो। और ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम उसको देख के पता लगा लेंगे कि इसको ये प्रॉब्लम है, ये होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो मैं जैसे एक क्वेश्चन दिया, मान लो मैं एग्जामिनर हूँ और मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ कि डायरिया हुआ है इस पेशेंट को और इसका क्या बनाओ, नर्सिंग केयर प्लान बनाओ। तो आप क्या करोगे, ऐसे बनाओगे। क्या लिखोगे पहले, नर्सिंग, ये बात बहुत जो कुछ नोटेबल होती हैं वो बात ज़रूर याद रखना। इसमें सबसे पहले नोटेबल होती है, हम नर्सिंग असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोस होता है, नर्सिंग गोल होता है, नर्सिंग प्लानिंग होती है, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन होती है और नर्सिंग इवैल्यूएशन होती है। अगर इनके आगे तुम नर्सिंग नहीं लगाओगे तो एग्जामिनर तुम्हें 1 मार्क्स भी नहीं देगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो। 15 मार्क्स का तब है जब तुम फर्स्ट ईयर में हो, और जब तुम सेकेंड ईयर में हो जाओगे तो तुम्हारा पूरा पेपर ही एनसीपी का आएगा, ठीक है। तो देख लो, और जो तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा उसमें भी तुमसे एनसीपी ही बनवाया जाएगा। अगर तुम्हें आता है तो तुम एनसीपी लिख आओ, वरना तुम बैठ जाओ ऐसे के ऐसे। बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देते हैं जिन बच्चों को एनसीपी नहीं आती फर्स्ट ईयर में, और जनरली बच्चों को एनसीपी नहीं आती है फर्स्ट ईयर में। तो तुम सीख लो। इसमें क्या लिखेंगे हम, नर्सिंग असेसमेंट। दूसरा क्या होगा हमारा स्टेप, नर्सिंग डायग्नोस। तीसरा स्टेप क्या होगा, नर्सिंग गोल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नर्सिंग प्लानिंग। उसके बाद नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद क्या होगा, नर्सिंग इवैल्यूएशन। ये स्टेप बच्चों ऐसे के ऐसे लिखने हैं और ऐसे के ऐसे याद करने हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी कि असेसमेंट में तुम क्या लिखोगे, डायग्नोस में क्या लिखोगे, गोल में क्या लिखोगे, प्लानिंग में क्या लिखोगे और इन दोनों में क्या लिखोगे। और तुमको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। देखो, अब असेसमेंट में मैंने तुम्हें 2 बताए थे, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्टिव डाटा,
ऐसे लिखते हैं सब्जेक्टिव डाटा। और इसमें जो कीवर्ड होता है वो होता है पेशेंट। देखो फिर क्या होगा, पेशेंट सेज दैट, इसमें ये कीवर्ड होता है, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ये जरूर लिखना। अगर ये नहीं लिखोगे तुम्हारी एनसीपी गलत मानी जाएगी। पेशेंट सेज दैट सब्जेक्टिव डाटा में जरूर लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, पेशेंट क्या बोलेगा कि पेशेंट डायरिया, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे रिपीटेड लूज मोशन हो रखे हैं, ठीक है, मैं बार बार वॉशरूम जा रहा हूँ। और एक बात और याद रखनी है, जब भी हम सब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं तो उसमें कुछ भी साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। जैसे पेशेंट को बुखार है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे बुखार है, लेकिन हम ये कभी नहीं लिखेंगे सब्जेक्टिव डाटा में कि पेशेंट सेज दैट ही हैड फीवर, ठीक है। वो हमेशा लिखेंगे ही फील्स टेम्परेचर एलिवेटेड या ही फील्स हॉट, ऐसा कुछ लिखेंगे। ही फील्स पेन, अगर उसको पेन है तो ये सब कुछ लिखेंगे हम सब्जेक्टिव डाटा में, ठीक है। हम सब्जेक्टिव डाटा में कभी ये नहीं लिखेंगे पेशेंट को फीवर है, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है, ये कभी नहीं लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, पेशेंट सेज दैट ही गोज टू वॉशरूम रिपीटेड टाइम एंड ही हैव पेन इन स्टमक। स्टमक साइंटिफिक नहीं है तो उसको दर्द है पेट में, ये एक बात लिख दी हमने। और ये लिखेंगे हम पेशेंट सेज दैट, मतलब सब्जेक्टिव डाटा में। इसी के साथ नीचे बनाएंगे ऑब्जेक्टिव डाटा, इसी में जरूर लिखने हैं दोनों। ऑब्जेक्टिव डाटा में तुम लोग क्या लिखोगे, हमने क्या ऑब्जर्व किया पेशेंट का। अगर पेशेंट को हमने देखा, उससे बातचीत की, उसकी प्रॉब्लम्स ली, तो हमने क्या देखा, नर्स ऑब्जर्व दैट, नर्स ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया। जब पेशेंट ने उसको सब कुछ बताया तो उसको क्या पता चला कि पेशेंट है फीवर, ठीक है, एब्डोमेन पेन और डायरिया, ये लिखना है। आया समझ में। असेसमेंट पूरा। सब्जेक्टिव डाटा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होगा। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट सेज दैट लिखना है और ऑब्जेक्टिव डाटा में नर्स ऑब्जर्व दैट। और साइंटिफिक लिखना है। ऑब्जेक्टिव डाटा में कुछ भी ऐसे नहीं लिखना है कि उसको कुछ हो गया या ये हो गया, सब कुछ साइंटिफिक लिखना है और इसमें साइंटिफिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हो सेकेंड स्टेप पे, जो कि होता है नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस बनाना भी तुम्हें 7 से 8 नंबर में आता है। तुम्हारा अलग से क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन हाउ टू मेक डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू नंदा डायग्नोसिस, ये सब कुछ, ये मैं तुम्हें अगली वीडियो में, इसके ऊपर मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी कि डायग्नोस कैसे बनाते हैं। ये भी काफ़ी लंबा, और डायग्नोस प्रायोरिटी बेस पे होते हैं, काफ़ी सारे इसके रूल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी होता है डायग्नोस बनाना। लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चों को नहीं आता क्योंकि वो नए होते हैं और वो कभी हॉस्पिटल में भी नहीं गए होते। फर्स्ट ईयर के बच्चे जनरली लास्ट में ले जाते हैं उनको, तब उनका मतलब फर्स्ट ईयर ख़त्म होने को होता है। अगर प्राइवेट में हो तो तब ले जाते हैं, गवर्नमेंट वाले तो स्टार्टिंग से ही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, डायग्नोस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो डायग्नोस तुम अभी के लिए इतना मान लो कि डायग्नोस क्या लिखोगे, जैसे पेशेंट को, जिसको भी डायरिया है, तुम्हें ये बताओ डायरिया है पेशेंट को, तो उसमें किस चीज़ की कमी हो जाएगी। क्या क्या सीखना है डायग्नोस में कि पेशेंट में क्या कमी हो जाएगी। जब उसको डायरिया है तो उसको पेट में दर्द भी होगा, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट उसकी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से उसके पेट में भी दर्द होगा। और उसको क्या होगा, पेशेंट को, उसको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने बोला कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तुम ये खुद से सोचोगे कि डायरिया वाले पेशेंट को क्या क्या हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पेन होगा उसको, उसका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो जाएगा, अल्टर्ड स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा उसका। तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने कहा कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो मैं ये नहीं लिखूंगी डिहाइड्रेशन, ऐसे कुछ बना के नहीं लिखूंगी। इसके लिए डायग्नोस बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, जैसे इसमें मैं लिखूंगी रिस्क ऑफ, उसको खतरा है भाई, रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। ये तो हो गया यहाँ तक। उसके बाद लिखते हैं रिलेटेड टू या फिर ड्यू टू लिख दो या फिर रिलेटेड टू। ये कीवर्ड्स होते हैं, रिस्क, इम्पेयर्ड या फिर कुछ भी,
डिस्टर्ब्ड, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि स्टार्ट में होते हैं। ये मैं तुम्हें तब समझाऊंगी अगर तुम्हें डायग्नोस नहीं समझ आ रहा तो बेशक नहीं समझ आए, क्योंकि डायग्नोस के लिए मैं अलग से तुम्हें समझाऊंगी कि डायग्नोस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे अलग की वर्ड लगता है और ये रिलेटेड टू हमेशा लगता ही लगता है, या फिर आप रिलेटेड टू की जगह से ड्यू टू भी लगा सकते हो। इसमें क्या करोगे तुम, रिलेटेड टू में क्या हो गया, मतलब ये जो हमें डिहाइड्रेशन हुआ ये किसकी वजह से हुआ है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन किसकी वजह से हुआ, क्योंकि वो बार बार स्टूल पास कर रहा है, इसकी वजह से उसको क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। तो रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू किसकी वजह से हुआ है, डायरिया, ड्यू टू डायरिया। आया समझ में? ये तुम्हें थोड़ा समझ में आया या फिर कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। उसके बाद क्या करते हैं, नर्सिंग गोल। नर्सिंग गोल हम बनाते हैं नर्सिंग डायग्नोस के अकॉर्डिंग, जो हमने डायग्नोस बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हम गोल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि इसको पेशेंट को क्या था, डिहाइड्रेशन, और हमारा गोल क्या होगा नर्स का, किसके डिहाइड्रेशन को ठीक करना। तो क्या गोल होगा, टू डायग्नोस डिहाइड्रेशन, ठीक है, ऐसे होगा, टू डायग्नोस डिहाइड्रेट। टू लगाना मत भूलना, टू लगाना कभी मत भूलना, ये होता है इसका की पॉइंट। इसका की पॉइंट क्या होता है, टू, ठीक है। नेक्स्ट प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि अब भी पेशेंट हमारे पास आया है तो सबसे पहले पोजीशन देते हैं पेशेंट को। हमेशा प्लानिंग का जो फर्स्ट पॉइंट होगा, इसमें पॉइंट बनाने पड़ेंगे काफ़ी कि हम पेशेंट को क्या क्या केयर दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या केयर देंगे, सबसे पहले हम प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम आएंगे कि हमारे पेशेंट को क्या बीमारी है और उसके लिए हमने क्या डायग्नोस बनाया। क्या डायग्नोस बनाया है हमने, डिहाइड्रेशन का डायग्नोस बनाया है, ठीक है। तो उस डिहाइड्रेशन के डायग्नोस को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, क्या देंगे हम उसको, टू मेंटेन पेशेंट फ्लूइड इनटेक, कि हम पेशेंट को फ्लूइड इनटेक ज़्यादा देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उस और टू लगाना मत भूलना, इसमें भी टू लगेगा, टू प्रोवाइड, ठीक है। टू लगाना मत भूलना, इसमें भी टू लगाना मत भूलना और इसमें भी टू लगाना आगे मत भूलना। थर्ड क्या करेंगे, दो तीन, तीन से चार ही बनाते हैं हम प्लानिंग, उसके बाद हम उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन भी था, मैंने यहाँ पे बताया था ना कि एब्डोमिनल पेन होगा पेशेंट को। तो एब्डोमिनल पेन है पेशेंट को, तो क्या करेंगे हम पेशेंट को, अगर किसी को पेन होता है तो हम उनको एनाल्जेसिक देते हैं। एनाल्जेसिक वे दवाइयाँ होती हैं जो कि दर्द को ठीक करती हैं, ठीक है। तो क्या देंगे, टू गिव एनाल्जेसिक टू पेशेंट। आया समझ में इतना। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, जो हमने इसमें लिखा है ना एज इट इज़ करना है, बस लिखना है। हमने ये चीज़ दे दी, इसमें हमने क्या सोचा था कि हम पोजीशन देंगे पेशेंट को, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, हम पोजीशन दे दी है, क्या पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइडेड, पोजीशन प्रोवाइडेड, ठीक है। फिर क्या है, पेशेंट का फ्लूइड इनटेक मेंटेन करना था, पेशेंट फ्लूइड इनटेक मेंटेन्ड, ईडी जरूर लगाना है लास्ट में, पास्ट टेंस को, मतलब हमने दे दिया है। थर्ड में क्या था, एनाल्जेसिक गिवन टू पेशेंट, मतलब हमने दे दी है, ये था। आया समझ में। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन। इवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं लिखना, सबका इवैल्यूएशन सेम होता है। पेशेंट कंडीशन इज बेटर देन बिफोर, ये लिखना होता है, ये सबका सेम होता है। एक बार फटाफट देख लो, ये सबका सेम होता है इवैल्यूएशन। पेशेंट कंडीशन इज बेटर देन बिफोर, सब में यही लिखते हैं, चाहे तुम किसी चीज़ का बनाने लग जाओ। और असेसमेंट में दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में हम लिखेंगे पेशेंट सेज दैट, उसके बाद उसको जो वो बोल रहा है वो लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव डाटा है, उसमें हमेशा लिखेंगे जो नर्स ऑब्जर्व दैट। इसमें साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ नहीं होगी, इसमें होगी साइंटिफिक लैंग्वेज, सिर्फ साइंटिफिक लैंग्वेज। डायग्नोस बनाने में तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। गोल कैसे लिखते हैं,
जो हमने डायग्नोस बनाया है हमें उसी को ठीक करना है, ये हमारा गोल है। और उसके बाद प्लानिंग, इस गोल को ठीक करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, पहले पोजीशन देंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से उसको दवाइयाँ देंगे, एक दवाई के बारे में हमेशा लिखेंगे, और उसके बाद फ्लूइड इनटेक वगैरह ये सब कुछ हम उसके हिसाब से मेंटेन कर देंगे। जैसे कोई पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है या फिर कोई एस्थमा का पेशेंट है, तो उसको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्लूइड इनटेक की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, जो भी हमने प्लानिंग बनाई है उसको हम क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। मतलब अगर हमें ऑक्सीजन देनी थी तो ऑक्सीजन हमने दे दी है पेशेंट को, अगर हमने पोजीशन देनी थी तो पोजीशन दे दी है, और ये सबका सेम रहता है, ऐसे बनता है। नर्सिंग लिखना मत भूलना। और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, बहुत इजी होता है। अगर समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से समझा दूँगी। और कोई डाउट हो वो भी पूछ लेना। और नेक्स्ट वीडियो नर्सिंग डायग्नोस पे आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी क्लास में शेयर कर देना। थैंक यू।